हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल पर स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था के उत्पत्ति और उसके सिद्धांत पर चर्चा किए थे। कहा गया है कि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुंदर नहीं बनता, बढ़ाते रहो जिंदगी में हर कदम, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आज हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और वह है वर्ण एवं जाति में अंतर। तो आज हम वर्ण एवं जाति में अंतर देखते हैं। वर्ण एवं जाति में अंतर, चार प्रकार के हमने वर्ण बताया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण एवं जाति को सामान्यतः एक ही मान लिया जाता है, लेकिन जब इस पर विचार किया जाए तो इसमें बहुत अंतर है। इसमें मुख्यतः तीन अंतर देखने को मिलता है वर्ण एवं जाति में अंतर। पहला, वर्ण एवं जाति में पहला अंतर यह है कि जो वर्ण है प्रारंभ में कर्म प्रधान था। प्रारंभिक समय में जो व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होते थे उसके आधार पर व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता था, लेकिन कालांतर में आगे चल कर के वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गया। मतलब उसका ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा। जाति व्यवस्था, इसके विपरीत जाति व्यवस्था प्रारंभ से ही जन्म पर आधारित थी। वर्ण एवं जाति में दूसरा अंतर यह है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसमें समाज स्पष्ट चार रूपों में बटा हुआ है, चार वर्ण में बटा हुआ है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत असंख्य उपजातियां हो सकती है, मतलब बहुत सारी जातियां हो सकती है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है उसमें केवल और केवल चार वर्ण ही होते हैं। जाति व्यवस्था में असंख्य अनगिनत जातियां उपजातियां हो सकती है। तीसरा, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विवाह, सामाजिक मेल मिलाप, भोजन आदि में उतनी अधिक कठोरता देखने को नहीं मिलती है जितनी कठोरता जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है। मतलब कि जाति व्यवस्था में विवाह, सामाजिक मेल मिलाप, भोजन आदि में बहुत ही अधिक कठोरता देखने को मिलती है। तो वर्ण और जाति में ये कुछ प्रमुख अंतर थे। दोनों को सामान्यतः एक ही रूप में लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप हमने बताया था कि वर्ण व्यवस्था की संबंध में प्रारंभिक साहित्यिक जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से ऋग्वेदिक काल में हुई थी। वेद की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वेदिक काल में हुई थी। उस समय इसका प्रारंभिक अवस्था था। उस समय वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ना होकर के कर्म था। मतलब कि व्यक्ति का जो कर्म होता था उसके आधार पर व्यक्ति का वर्ण निश्चित होता था। मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो अगर उसके पुत्र में अगर दूसरा गुण है, क्षत्रिय वाला गुण है, तो उसका पुत्र क्षत्रिय हो सकता था। अगर उसके पुत्र में वैश्य वाला गुण है तो वह दूसरा पेशा अपना सकता था और आगे वर्ण बदल सकता था। लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गया। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ने ले लिया। नोट: वर्ण व्यवस्था अपने प्रारंभिक समय में कर्म पर आधारित था। आगे चलकर इसने अपना आधार जन्म ने ले लिया। चार प्रकार के वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक बात और, ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा जाता था। ब्राह्मण जो होते थे वो कर से मुक्त होते थे। ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति,
तो ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति जो हुई है वो कई वीडियो में मैंने बताया है कि ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। हमारे शरीर में मुख का स्थान सबसे उत्तम और सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण का स्थान सबसे उत्तम माना गया है। ब्राह्मण का कार्य क्या होता था? तो यज्ञ करवाना, धार्मिक अनुष्ठान करवाना, पठन पाठन करवाना, विद्यादान देना, ये पुरोहित और शिक्षक के रूप में काम करते थे। इसके अलावा ये पाठन के कार्य में भी लगे होते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों को जब भी ऐसा लगा कि जो ब्राह्मण धर्म है, वर्ण व्यवस्था धर्म है, इस पर कोई संकट आ रहा है, तो कोई विपत्ति आ रही है, तो उन्होंने शस्त्र भी धारण किया। मतलब हम कभी भी देखे, कभी ऐसा हुआ वो जो क्षत्रिय जिनका काम, मतलब हम कभी भी देखे कभी ऐसा हुआ हो जो क्षत्रिय जिनका काम है शासन संचालन करना, अगर क्षत्रिय कभी अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे, तो क्षत्रिय का क्या काम होता था? शासन संचालन करना। अगर क्षत्रिय कभी अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे थे तो ब्राह्मणों ने उस समय अपने हाथों में हथियार भी लिया था। जैसे हम बात करते हैं, अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे। तो बृहद्रथ की हत्या कौन कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में पुष्यमित्र शुंग को जाना जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में जाना जाता है। तो जो मनु है, जिसने मनुस्मृति की रचना की है, उसने पुष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ की हत्या को उचित ठहराया है। इसके अलावा परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है, जो खुद एक ब्राह्मण थे। क्षत्रिय दूसरा वर्ण क्षत्रिय, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, इनकी उत्पत्ति हुई है विराट पुरुषों के बाजुओं से। बाजू हमारे शरीर के शक्ति का प्रतीक है। क्षत्रिय का काम होता है समाज की रक्षा करना, शासन संचालन भी करना उसका काम होता था। जनता की रक्षा करना, ये सब काम क्षत्रिय का होता था। तीसरा वैश्य। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के उदर से हुआ है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति विराट पुरुष के उदर से हुआ है। समाज में जितना भी उत्पादन संबंधी कार्य होते हैं, खेती, कृषि करना, छोटे मोटे व्यवसाय, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, प्रारंभ में ये छोटे मोटे कार्य भी करते थे। आगे चल करके ये छोटे छोटे काम शूद्रों के हिस्से में आ गया। तो शूद्रों के एक बात और है कि वैश्य के ऊपर ही पूरा का पूरा कर का भार आता था, यानी इसको करदाता कहा जाता था। जो वैश्य था, और मैंने एक बात बताया था कि ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा गया था। वैदिक काल में जो है ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखा गया था। और चौथा जो आता है शूद्र। तो शूद्र ये तीनों वर्णों की सेवा करता था, ये तीनों का सेवक था। इसके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होती थी, तो यह कर भी नहीं देता था। इसके अलावा शूद्र को उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं होता था। उसको वेदों को पठन पाठन का भी अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार से हमने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में कुछ अंतर देखा। हमको उम्मीद है कि आपको लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल का यह जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वह आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। आज के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि यह चैनल बनाने का जो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, वह फ़ायदा आप लोगों को पहुँच रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।